नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के बाद आज लखनऊ में भी प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बैठक को संबोधित किया। 24 का रोड मैप तो पहले ही तैयार किया जा चुका है और अब बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय कार्य समिति में हुए निर्णयों को वार्ड और गांव तक पहुंचाने के लिए 5 फरवरी तक सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला कार्य समिति और 12 फरवरी तक 1918 मंडलों में कार्य समिति की बैठकें होंगी। तो 24 की तैयारी है। विपक्ष पर क्या यह भारी है, इस पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सरकार और संगठन के लोग शामिल हुए, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। निकाय चुनाव की तैयारी पर बातचीत हो रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पहले सत्र को सीएम योगी ने संबोधित किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। चौधरी ने उपचुनाव में मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और आने वाले 2024 के चुनाव में जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जुटने को कहा है। चौधरी ने यह भी कहा कि विपक्ष के कारण ही निकाय चुनाव लेट हुए हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके होते, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से हथकंडे अपनाकर निकाय चुनाव में अड़ंगा खड़ा करने का कुछ प्रयास किया है, जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। निकाय चुनाव विलंबित हो गए हैं। विपक्ष की गलत राय कारगुजारी से आज प्रदेश के नगर निकाय प्रशासनिक तंत्र के अधीन चला गया है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट कर जीतकर मिशन 2024 के 80 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सरकार बनाने की प्रतिबद्धता को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है। योगी ने कहा, पहले की सरकारों ने इंसेफ्लाइटिस के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे, उन्हें बच्चों की मौत नहीं दिखी थी, वो केवल खास वर्ग पर ही मेहरबान दिखते थे। योगी ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अब वहीं मंदिर निर्माण हो रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हुए निर्णयों को वार्ड और गांव तक पहुंचाने के लिए 5 फरवरी तक सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला कार्य समिति और 12 फरवरी तक 1918 मंडलों में कार्य समिति की बैठकें होंगी। हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। टिप्पणी करते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वो सही था। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दिनेश सिंह जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। 24 की तैयारी शुरू हो चुकी है, पहली जनसभा भी आपकी हो चुकी है। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद अब सीधा निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है। कौन सी वो चुनौतियां हैं जिनको लेकर आगे जाने वाले हैं?
शुभम जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। हम समय समय पर अपने राष्ट्रीय कार्यसमिति करते हैं, प्रदेशों की कार्यसमिति करते हैं, जिलों की कार्यसमिति करते हैं और मंडलों की कार्यसमिति करते हैं। और जो कमियां हैं, कहीं अगर किसी राज्य में हमको 1-2 सीटें हम हारे, किसी राज्य में हम सरकार नहीं बना पाए, उसी तरह से किसी जिले में अगर हमने चुनाव हारा है, हमारा संगठन कमजोर है, तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसकी नीति क्या होनी चाहिए। और हम जहां जहां सरकार चला रहे हैं, हम अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बताते हैं और संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यसमिति 2 दिवसीय कार्यसमिति दिल्ली में संपन्न हुई। अब हमारी प्रदेश की कार्यसमितियां शुरू हो गई, जिसमें आज उत्तर प्रदेश की कार्यसमिति हो रही है, जिसमें उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को संबोधित किया कि कैसे हमको इस कार्यसमिति में हमको यह तय करना है। अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, कैसे उसमें हमको सफलता प्राप्त करनी है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, कैसे लोकसभा के चुनाव में हमको सफलता प्राप्त करनी है और उस सफलता 10, 20, 50 सीटों पर नहीं बल्कि 80 की 80 सीटों पर, पिछली बार जो सीटें कम रह गई थी वो सीटें भी कैसे हम जीतें, इसकी रणनीति बनती है। तो निश्चित तौर पर आज जो कार्यसमिति में तय होगा, मसौदा तय होगा, उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य वो जिलों में कार्यसमितियों में जाएंगे और जिले की कार्यसमिति के बाद हम मंडल की कार्यसमितियों में जाएंगे। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि जो सिर्फ चुनाव में दिखते हैं। शुभम जी, इस देश में ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव के समय में नजर आती हैं, उनका सिर्फ एजेंडा चुनावी एजेंडा होता है, बाकी 5 साल पता नहीं चलता है। हम अनवरत 24 घंटे 365 दिन हम काम करने वाले कार्यकर्ता। लेकिन कई बार दिनेश जी देखा गया है कि चुनाव के ठीक पहले आप दूसरे दलों से लाए हुए प्रत्याशियों को भी प्रत्याशी बनाते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा विगत चुनाव में, उपचुनाव की अगर हम बात करें। शुभम जी देखिए, जो कार्यकर्ता आते हैं, अगर कुछ समय पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं तो किसी दूसरे दल में रहे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, तो निश्चित तौर पर हम किसी को लाने नहीं चाहते शुभम जी। वो आते हैं, अगर कोई अपनी पार्टी अपनी विचारधारा को छोड़कर हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है तो उसमें हमको परहेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ती है। अगर किसी दल में कोई नेता, कोई कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को छोड़ रहा है, अपने नेताओं की कार्यशैली से ऊब गया है, उसको पसंद नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सरकार और नीतियां और नेतृत्व पसंद है, आता है तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास, आपके पास आता हूं। कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपीश जी, आपके पास आऊंगा। 24 की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी और लोगों का तो ये भी कहना है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 365 दिन ये इलेक्शन मोड में रहते हैं, लगातार इनका यही रहता है कि कैसे अगला चुनाव जीता जाए। वहीं अभी समाजवादी पार्टी नदारद नजर आ रही। शिवपाल यादव की अगर हम बात करें, कुछ दौरे उनके जरूर रहे हैं। अखिलेश यादव फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे एक्टिव मोड में, क्या वजह इसकी है? और दूसरी बात, जो सीटें आपने उपचुनाव में गंवाई हैं उन सीटों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी तो 80 में 80 की बात कर रही है इस बार। हम भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं आपकी उस बात से ही शुरुआत करता हूं जहां पर आपने ये कहा कि ये तो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में होते हैं। बस अगर ये किसी मोड में नहीं होते हैं तो वो है काम करना। ये काम करना भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि जिस तरीके से विनाश लीला खेली गई है वो अद्वितीय है। हंगर इंडेक्स उठा करके, स्वास्थ्य के पैमाने पे आप उत्तर प्रदेश को उठा करके, ये सारे वो आंकड़े हैं जो नीति आयोग के आंकड़े। और मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अभी ये जो आत्ममंथन और आत्मचिंतन कर रहे हैं, ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन इसलिए हो रहा है ज्यादा कि इन्होंने पब्लिक के लिए काम किया नहीं है। अब झूठ की सरकार कैसे चलाई जाए, तो उसके लिए इन्होंने संगठन के अंदर अपनी फेक चीजों को रखना शुरू किया। क्यों कह रहे हैं? सरकार इनकी है 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में चल रही और डबल इंजन की सरकार। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो पहले ही आ चुका है। आप नगर निकाय के चुनाव से भाग रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आज के डेट में आप चुनाव करा लेंगे
तो आप कई नगर निगम हार जाएंगे और सच्चाई खुल करके सामने आ जाएगी कि 2024 की आपकी क्या है। लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने तो कहा है कि आपकी वजह से, विपक्ष की वजह से निकाय चुनाव जो है वो लेट हुए हैं। शुभम भाई जी, शुभम भाई आप एंकर हैं जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये निकाय चुनाव कराना किसका काम है, विपक्ष का काम है या सरकार का काम है? ठीक है। अगर सरकार का काम है तो सरकार ने ट्रिपल टी की तैयारी पहले से 6 वर्षों में क्यों नहीं की? जबकि वर्डिक्ट इसके पहले आ चुका है, तो उनके कह देने से विपक्ष थोड़ी ना जिम्मेदार। हमने कहा था कि आप मत कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को आप विपक्ष पर हथियार बना रहे हैं। मैं कपीश जी इसी सवाल पे जरा जवाब ले लेता हूं दिनेश जी से, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। दिनेश जी शुभम जी, अभी कपीश जी ने जो कहा कि हम 365 दिन, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, कहे 365 दिन इलेक्शन मोड में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हम जनता की, जब उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करते हैं तभी उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता है। और उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता का मिला नहीं, लेकिन उनका आरोप ये है, उनका आपके 365 दिन चुनावी मोड में एक्टिव रहने का उनका विरोध नहीं है। उनका विरोध ये कि काम कब करते, 365 दिन अगर चुनाव लड़ते हैं तो काम, ये उनका कहना है। बिल्कुल, देखिए हम जो काम करते हैं काम ही तो है चुनाव का मतलब। जब आप अच्छा काम करेंगे तभी तो आप चुनाव में जीत कर आएंगे। अब हमको बता दीजिए इनको कौन से जिला कार्यकारिणी होती है, वो बात नहीं कर रहे हैं, नगर निकाय की होती है, जरा बता दीजिए। ठीक है, ये तो मेरे सवाल का जवाब, दिनेश जी ये मेरे सवाल का जवाब हो गया है। लेकिन कपीश जी ने जो सवाल उठाया है, मैं सवाल पूछा जो आपने, उसका कौन भाग रहा है? अगर कपीश जी की पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना जो है आरक्षण के चुनाव करा लीजिए, क्या कपीश जी चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा, अरे भाई आपने पहले बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे और हम चुनाव जल्द से जल्द कराएंगे। नहीं कराया, ये लोग जो राजनीति, जात की राजनीति खेलना चाहते हैं, काम तो करते रहिए। शुभम जी इनके पास काम करने का कोई तरीका तो है नहीं, मालूम है कि काम से दरकिनार रहते हैं, काम से भागते रहते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और उस चुनाव में अड़ंगा डालने का काम यही समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। ये नहीं चाहते, ये वक्त पर बात नहीं चाहते कि चुनाव हो। नहीं, लेकिन उनका दिनेश जी उनका कहना है कि आपने पहले से ट्रिपल टी की तैयारी क्यों नहीं करी थी, आप पहले से इसको लेकर क्यों नहीं आए? जो ऐसी कोई आज जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं वो खड़े ही नहीं होते। नहीं, हमने तैयारी की थी, हमने वो रिजर्वेशन को लाया, और रिजर्वेशन पे अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश दिया है उसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। हमने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, हमने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। आयोग के गठन पर उनका सवाल है। नहीं, हमने तुरंत आयोग का गठन किया। हमने जैसे सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आया, हमने वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आने के बाद हमने आयोग का गठन किया। अब तकलीफ इनके पेट में हो रही है, और चुनाव आज हो या कल हो, शुभम तैयार नहीं है। परिणाम आप देखिएगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे। अरे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक जनता है, इन्होंने जनता के लिए कर क्या रहे हैं बता दीजिए। जब सत्ता में थे तब कुछ इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और अभी बैठ के कह रहे थे मेडिकल आज। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। ठीक है दिनेश जी, मैं सरकार कर रही है। ठीक है दिनेश जी, मैं कहते हुए शर्म नहीं आती। मैं वापस आता हूं दिनेश जी, वापस आऊंगा और जवाब लूंगा कि शर्म आती है कि नहीं आती है। कपीश जी, मेरा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, लगातार कार्यकारिणियों की बैठक हो रही है, और फिर जब नतीजे आते हैं तो आप कहते हैं फिर ईवीएम फिक्स है, तमाम बाकी आरोप आप लगाते हैं। आज आप नदारद नहीं आ रहे, आपके संगठन दुरुस्त नहीं है, ना लोहिया वानी दुरुस्त नजर आ रहा है, ना आपका यूथ ब्रिगेड नजर आ रहा है, ना आपके छात्र सभा नजर आ रही है, और फिर जब चुनाव होता है उसके पहले अखिलेश यादव ड्यूटी लगा देते हैं कि आप यहाँ जाके ईवीएम रखवाइए। आप ये देखिए, भाई समाजवादी पार्टी की का संगठन बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में, अगर हम मजबूत स्थिति में ना होते तो क्या 2022 के इलेक्शन में 125 कुनबे के साथ और 111 अपनी करते? क्या हम 36% मत वृद्धि करके 12.8% की हमारी मत वृद्धि हुई, और जितनी हमारी मत वृद्धि हुई उतना ही पे बसपा सिमट गई। और मैं सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूं कि 200 वोटों से 1000 वोटों के बीच में ठीक है, उनसे संपर्क टूटा है, जुड़ेंगे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी मैं वापस आऊंगा कपीश जी,
जी जी बोलिए 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 जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जहां बैलेट से कर्मचारियों की ड्यूटी थी उन्होंने मतदान किया, वहां 351 जगहों पर समाजवादी पार्टी आ गई। और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अभी ये हिमाचल को हराने का काम किया और तमाम जगहों के लिए आप देखिए कि ये कहीं भी नहीं बचे, ना ये बचे पश्चिम बंगाल के अंदर, ना ये मध्य प्रदेश में बचे, वहां तोड़ फोड़ कर चलाए। किस विचारधारा की पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, एक समय की विचारधारा की पार्टी है। वन मैन आर्मी 2.0 उन्होंने एक वोट को मैनेज नहीं किया और अपनी सरकार जाने दी और इन्होंने 2 कुर्सी लेकर के सरकार बनाई। तो आप सोचिए कि तोड़ फोड़ करने वाली पार्टी है, इसको भारत के संविधान पर कोई विश्वास नहीं है, इसको संवैधानिक संस्थाओं की। अच्छा कपीश जी ठीक है, इन सबसे इतर नहीं होती है, इस सबसे इतर एक सवाल करती है, ये सारी चीजें तो आप देख ठीक है, किस तरह से ठीक है मैं जवाब ले लूंगा दिनेश जी से। ये दिनेश जी ये तमाम जो आरोप लगाएंगे इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस सबसे इतर मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, शिवपाल यादव का क्या कुछ रोल रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव कहते नजर आए कि वो बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के बाद उनकी अहमियत है सबसे बड़े नेता के तौर पर, लेकिन पिछले अगर हम अभी तक का जो समय गुजरा है 2017 विधानसभा चुनाव से लेकर के 2022 तक के चुनाव में और जो बीच में 2019 का लोकसभा का चुनाव भी रहा है, उसमें शिवपाल यादव को बिल्कुल भी घास नहीं डाली अखिलेश यादव ने। इस उपचुनाव से पहले की अगर हम बात कर ले तो बात भी नहीं करते थे, उनके लिए तमाम नाना प्रकार के शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। तो अब क्या कुछ उनका पद रहेगा, क्या उनको रोल दिया जाएगा समाजवादी पार्टी में? कपीश जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं ये कह रहा हूँ शुभम भाई जी कि शिवपाल यादव जी इस समय संगठनात्मक दौरे पर है प्रदेश। और आपको ये भी बता दूं कि अब शुभ दिन शुरू हुए, क्योंकि इससे पहले तक जो सनातन हमारी परंपरा है उसमें कुछ विशेष काम जो है उन दिनों में कर्माश में नहीं किए। हमारा संगठन भी बन करके तैयारी हो रही है और लोकेट करने का काम भी माननीय शिवपाल यादव जी को दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पश्चिमांचल के पूरा दौरा किए हैं और वर्तमान समय में 2024 में तमाम पार्टियों को समेकित करके विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए वो इस समय तमाम प्रदेशों के दौरे पे भी निकलेंगे और निकल रहे हैं। हम संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ की तैयारी भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये सारे आंदोलन धरती पर उठते हुए नजर आएंगे और इनकी दीवार धड़कते हुए नजर आएगी। ये समाजवादी पार्टी कहती है क्योंकि इन्होंने किसानों को चला, इन्होंने छात्रों को चला, इन्होंने नौजवानों को चला। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई डबल डिजिट पे है, कम नहीं हो रही है, काला धन आया नहीं, बुलेट ट्रेन चली नहीं, भारत जो बना नहीं। अभी ठीक है, इन तमाम आरोपों पे हम जवाब लेंगे दिनेश जी से। उससे पहले हम चलते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। अविनाश ठीक है कपीश जी मैं आऊंगा, अविनाश आपके पास आऊंगा। इस वक्त कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें तमाम बड़े चेहरे जो हैं संगठन के वो नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ इस दौरान रूपरेखा तैयार की गई, आगे क्या कुछ प्लान है? अविनाश से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक जवाब ले लेते। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा, तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए यहाँ पर कपीश जी ने। जी मैं एक आरोप का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो कपीश जी हिमाचल और बंगाल चले गए। हाँ। कपीश जी को चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले उत्तर प्रदेश की जनता है, तो इसका मतलब कपीश जी को भी चिंता है कि हिमाचल में और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को और वोट मिलना चाहिए। प्रदेश की जनता भी चाहती थी कि बंगाल और हिमाचल में हमको और वोट मिलना चाहिए। जरा कपिल जी मैं बोलता नहीं हूँ ना, सुनिए सुन लीजिए। आपने कहा नहीं कपिल जी, कपिल जी अब जवाब ले लें। चिंता है और ये लोग चिंता कर रहे हैं, शुभम जी ये लोग चिंता कर रहे हैं कि जो लोग चुनाव लड़ने की वहां हिम्मत नहीं कर पाते, कम से कम आप हमारे शुभचिंता का इस मामले में। दूसरी चीज सुन लीजिए, और आपने कहा नहीं कपिल जी आप बोल रहे हैं, कपिल जी मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। नहीं आपने जो पूछा एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। कपिल जी दूसरी चीज बोले आपने कहा, आप सुभाष जी इन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पे इनके शासनकाल में जब समाजवादी पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में था। शिवम जी एक नौकरी बता दीजिए जो बिना हाई कोर्ट गए हुए मिली हो।
आज हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकारी नौकरी सुनिए कपिल जी, सुनिए, अपने समय पे उत्तर दे दीजिएगा। 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, बता दीजिए जाति देख के दी है, धर्म देख के दिया है कि क्षेत्र देख के दी है, बता दीजिए ना। अरे सुन लीजिए कपिल जी, बीच में बोलने से सत्य नहीं होता। कपिल जी मैं आऊंगा वापस आपके पास, बोलने दीजिए। 1,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान, 1 करोड़ 90 लाख रुपया किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से गन्ना किसानों के खाते में पहुंच गया। कहीं क्यों? ठीक है, मैं वापस आऊंगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार होती रहती है। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अविनाश आपके पास आएंगे, आज कार्यकारिणी की बैठक के दौरान क्या कुछ रहा? चूंकि हमने उद्बोधन सुना है प्रदेश अध्यक्ष का, मुख्यमंत्री का, उसके अलावा क्या कुछ वहां रहा है? क्या कुछ खाका खींचा गया है? आगे की क्या रणनीति है? देखिए, इस वक्त मैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और चूंकि देखा जाए तो सीएम अभी भी यहां पर मौजूद हैं और चूंकि जो उद्घाटन सत्र रहा उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जो जीत का मंत्र है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को दिया। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें कि जो तमाम नेता हैं और चाहे हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें या फिर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की बात करें, तमाम जो नेता हैं इस बैठक में मौजूद हैं और देखा जाए तो तकरीबन 700 जो कार्य समिति के सदस्य हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ में जो प्रदेश के विधायक हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, मूल रूप से जो आज की बैठक बुलाई गई है, चूंकि कार्य समिति की बैठक जो होती है बीजेपी की, वो काफ़ी अहम होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इस बैठक में जो आगामी अभियान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होती है और मुख्य रूप से देखा जाए तो जल्द ही यूपी में कई चुनाव होने हैं, जिसमें अगर हम विधान परिषद की बात करें या फिर निकाय चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, तो इन तमाम चुनावों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति होने वाली है और बीजेपी किस तरीके से चुनाव में जाने वाली है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज की बैठक में मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा, ये तमाम आरोप है और ये बड़े सवाल भी हैं और दूसरा अगर हम देखें तो आने वाले समय में जैसा कि अविनाश ने कहा है कई चुनाव भी हैं, विधान परिषद के भी चुनाव होने हैं, उसके अलावा अगर हम देखें तो निकाय चुनाव जो सबसे बड़े चुनाव के तौर पर उभर के आएंगे 2024 के लोकसभा से पहले, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो राजनीति अभी हुई है, जिस तरीके से विपक्ष ने आपको घेरने की कोशिश की है, उसका फर्क पड़ेगा आपके हित में परिणामों को लेकर? कहीं नहीं फर्क पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, जिनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। और जब इनका शासन था, कुशासन था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में चलने से डरते थे। याद होना चाहिए कि क्या घटना है, किसके साथ कब हो जाए। आज उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, आज देश के लोग नहीं, आज पूरी दुनिया के लोग अपने निवेश को उत्तर प्रदेश में लगाना चाहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है और उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। ये अखिलेश यादव का शासन नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ। ठीक है, लास्ट 30 सेकंड कपिल जी जवाब दीजिए। ये योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, सुरक्षा में है, लोगों ने धरती माता के और ऊपर बैठा हुआ है भारत की जनता ने। और आप खुद देख लीजिए कि देश कितना डरा हुआ कि पहलवान सुरक्षित नहीं है तो देश का और आप देख लीजिए कैसे सुरक्षित होगा। पिछली बार से ज्यादा बात का तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ दिनेश जी, बिल्कुल दिनेश जी, कपिल जी और अविनाश, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जमीन पर नजर आ रही है, अपने जो भी कील काटे उनको दुरुस्त करती नजर आ रही है। चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है, पहली जनसभा भी हो चुकी है। बाकी विपक्षी दलों की बात करें तो नदारद फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य के गर्भ में परिणाम किसके हित में रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 8 के साथ।